नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही फेमस किताब के बारे में बात करने वाले हैं, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेपोलियन हिल के बारे में। नेपोलियन हिल, उनका पूरा जो करियर है आप कह सकते हैं, इट स्पैन्स फॉर मोर देन 40 इयर्स। 40 साल से भी ज्यादा उन्होंने सेल्फ हेल्प के क्षेत्र में काम किया है। अलग अलग कोर्सेस उन्होंने पढ़ाए हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए थे और साथ साथ में उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स और फाउंडेशंस भी बनाए जिसके थ्रू वो लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो उन्होंने जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है, उन्होंने पीस ऑफ माइंड के बारे में बात की है, उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस और काम किए हैं, ऐसा कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 26, 1883 में यूएस में, वर्जीनिया। और वो बहुत ही एक गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पेडिग्री या रिच पेरेंट्स। जो भी वो सीखे वो खुद सीखे, मिलियनेयर बने अपने आप के दम पे। अब यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इनका जो पर्सनल लाइफ है वो काफी टर्मोइल और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। यानी उनके डिवोर्सेस हुए, फिर तरह तरह के डिवोर्स होते हैं तो उसके अंदर आरोप होते हैं, तो वो भी उनके ऊपर हुए, उनकी एक्स वाइफ्स ने उनके ऊपर आरोप किए। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ में काफी सारी ट्रेजेडीज भी रही। और उनके आप कह सकते हैं कि जो उनके क्लेम्स हैं या जो उनके किताबों के लिए उन्होंने कुछ नाम का इस्तेमाल किया है, कुछ लोगों के साथ एसोसिएशंस जो उनके थे, उससे रिलेटेड कुछ उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं। और इवन डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन एक बहुत फेमस सेल्फ हेल्प गुरु थे यूएस में उस जमाने में, उनके साथ 10 साल नेपोलियन हिल ने काम किया है। लेकिन उनका भी ऐसा कहते हैं कि उनका भी कुछ लिटिगेशन या कुछ प्रॉब्लम्स बाद में रहे थे। तो पर्सनल लाइफ में नेपोलियन हिल आप कह सकते हैं काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है, काफी सारे अलग अलग एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगते हैं। लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन बुक, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। तो नेपोलियन हिल की बाकी भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आई वुड ओनली रिकमेंड थिंक एंड ग्रो रिच, क्योंकि ये ऐसी किताब है जिसके अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो 13 लेसन आपको इसमें मिलते हैं जो काफी सही है। बहुत सारे बाकी भी ऑथर्स हैं जिन्होंने इन्हीं 13 लेसन के बारे में अलग अलग जगह पे बात की है, यही सारे लेसन्स एंडोर्स किए हैं। और अगर आप मेरी माने तो इन लेसन्स को इस्तेमाल करके अगर आप देखते हैं तो आपको इफेक्ट्स और रिजल्ट्स आते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पे ही आज हम फोकस करेंगे और इसके बारे में आज हम समरी जानेंगे। तो थिंक एंड ग्रो रिच जो किताब है उसको लिखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन हिल जो थे वो ऑलमोस्ट 5 से 10 साल इंटरव्यू कर रहे थे बहुत सारे अलग अलग सक्सेसफुल लोगों को, जिसमें से मेजरली वो नाम लेते हैं एंड्रयू कार्नेगी का। एंड्रयू कार्नेगी वाज अ वेरी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट इन दोज टाइम्स इन यूएस। उनका आप कह सकते हैं कि 1920s या उसके पहले की ये सारी बातें हो रही हैं। तो उस वक्त उस जमाने में भी एंड्रयू कार्नेगी जो थे वो बिलियनियर थे। इसके अलावा थॉमस एडिसन और फिर जॉन डी रॉकफेलर और ऐसे बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स और सक्सेसफुल लोगों के साथ नेपोलियन हिल का एसोसिएशन था और उनको इंटरव्यू कर करके लॉज ऑफ सक्सेस उन्होंने फॉर्मुलेट किए और वही लॉज ऑफ सक्सेस उन्होंने इस किताब में डाले, ऐसा उनका दावा है इन दिस बुक। तो इसीलिए ये किताब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है बहुत सारे लोगों के ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये किताब लिखी है। ऑल्सो इस किताब के अंदर काफी उन्होंने डिटेल में बहुत सारे टाइटल्स और बहुत सारे सब टाइटल्स डाल के एक्सप्लेन किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स, और उसमें उन्होंने रियल लाइफ स्टोरीज दी हैं बहुत सारे लोगों की। यहाँ तक कि थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें उन्होंने दिए हुए सारे जो रियल लाइफ स्टोरीज है उन्हीं को इनैक्ट किया गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग किताब है। लेट्स डाइव डीप इनटू द समरी ऑफ दिस बुक। एंड बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस करिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू बढ़ते हैं हम थिंक एंड ग्रो रिच की समरी की तरफ। अब इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको अगर मैं कवर करने लगूंगा तो आज एक वीडियो में या 2-3 वीडियोस में भी ये किताब की समरी खत्म नहीं होगी। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द 13 लेसन्स एंड दैट्स हाउ वी विल कवर दिस बुक। तो लेसन नंबर 1 है बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर किसी भी चीज के लिए बर्निंग डिजायर नहीं है तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए वो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देते हैं कि कैसे कुछ लोग थे जिनको काम करना था एडिसन के साथ, लेकिन उनको पता भी नहीं था एडिसन, और ना ही उनकी ऐसी कोई औकात या हैसियत थी कि वो एडिसन के साथ काम कर सकते। एडिसन उस वक्त बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे, तो ऐसे टाइम पे उनके मन में सिर्फ एक बर्निंग डिजायर थी और उन्होंने धीरे धीरे काम करते हुए वो एक दिन एडिसन के साथ काम करने लगे। इस बारे में उन्होंने एक स्टोरी उसमें दी है, ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर नहीं है किसी भी चीज के लिए तो आप उस चीज
उसको अचीव नहीं कर सकते। ये है लेसन नंबर 1। अगर आप पैसा चाहते हैं, आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए पैसे के लिए। आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो है शर्म या किसी भी तरह का डर या किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होना चाहिए फॉर अर्निंग मनी। आपको एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मैं वेल्दी बनना चाहता हूं, अमीर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, एंड यू हैव टू परसू इट। उसके बाद वो 6 स्टेप्स देते हैं और इस बर्निंग डिजायर को इलस्ट्रेट करने के लिए कि भाई बर्निंग डिजायर तो है लेकिन इसको आगे कहां लेके जाना है, तो वो प्रैक्टिकल लेसन देते हैं। पहला वो ये कहते हैं कि आपकी एग्जैक्टली अगर आप पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली कितनी अमाउंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितनी अमाउंट आप चाहते हैं, ये एक सेट नंबर होना चाहिए। या दूसरी भाषा में कहें पैसे के अलावा किसी चीज के बारे में तो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप उसके लिए क्या करने के लिए विलिंग है, ये भी आपको लिख लेना है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई भी चीज फ्री में तो मिलेगी नहीं आपको। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो कुछ करना होगा, तो आप क्या करने के लिए तैयार हो ये भी आप लिखो। पॉइंट नंबर 3 वो ये कहते हैं कि आप एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो कि कब तक मेरे पास ये पैसा आ सकता है। जैसे अगर आप बोले कि मुझे $1 बिलियन चाहिए, तो आप एक रियलिस्टिक डेट डालो कि मुझे कितने सालों में चाहिए, 5 साल में, 10 साल में, जो भी आपके हिसाब से रियलिस्टिक है वो भी आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद वो ये कहते हैं कि एक प्लान बनाओ। जो भी अभी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे एक प्लान लिख लो। आप लिख लीजिए बिगिनिंग टू एंड, स्टेप बाय स्टेप, आप किस तरीके से उस गोल तक जाए ये आप लिख लीजिए। ये बदल सकते हैं आगे, प्लान इवॉल्व हो सकता है प्लान, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 5-10 साल का गोल रख रहे हैं तो आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो है हमेशा के लिए उसी एक 10 साल पुराने प्लान पे चिपके रहेंगे। तो प्लान कैन चेंज अ लिटिल बिट, इवॉल्व अ लिटिल बिट, बट स्टार्टिंग में लिखना उसको जरूरी है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये सब होने के बाद आप एक क्लियर स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हम आज की भाषा में अफर्मेशन कहते हैं। तो एक अफर्मेशन लिखिए कि आपने उस चीज को उतने टाइम ड्यूरेशन में अचीव कर लिया है, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आपको चाहिए वो उसमें आपको लिख लेना। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट आपको लिख लेना है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि रोज, मतलब अगर आप 5 या 10 साल का अगर आपने टारगेट रखा है तो उतनी पूरी ड्यूरेशन रोज सुबह को उठते ही और रोज रात को सोने से पहले आपको वो स्टेटमेंट दोहराना है, विदाउट फेल उसको दोहराना है। और दोहराते हुए विजुअलाइज करना है कि आपने ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर लिया है। बिलीव इट और नॉट, नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में लेसन नंबर 1 में ही पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कवर कर रहे हैं। उन्होंने पूरा ही डाल दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं, बर्निंग डिजायर को कैसे एक्शन में लाना है वो उन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया है। लेसन नंबर 2 वो बात करते हैं फेथ के बारे में, यानी कि दृढ़ विश्वास के बारे में। अगर आप अपने गोल में और अपने आप में आपका विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं कि आपका जो डोमिनेंट थॉट है वो डोमिनेंट थॉट ही आपसे काम करवाता है और फिर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास नहीं है, तो आप एक्शन कर ही नहीं सकते वो गोल अचीव करने के लिए। और कोई भी गोल अचीव करने के लिए कुछ टाइम लगता है और उतना पूरा टाइम परसिस्टेंटली काम करने के लिए चाहिए आपके अंदर दृढ़ विश्वास। और वो ये कहते हैं कि आपको जो है अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप ये गोल अटेन होने तक नहीं रुकने वाले और वो गोल अचीव होने ही वाला है। और ये एक फर्म बिलीफ आपके अंदर होना जरूरी है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको रोज 30 मिनट इस विचार पे देना चाहिए कि आप किस तरीके से इस गोल को अचीव करेंगे। तो जैसे स्टीफन कवी ने कहा था, मिशन स्टेटमेंट बनाओ, आप किस तरह के कैरेक्टर बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो। यही चीज वो यहाँ एक तरह से कह रहे हैं कि रोज 30 मिनट इस चीज पे लगाओ कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, कौन सा गोल अचीव करना चाहता हूँ, कैसे मैं करूंगा, मैं कैसा इंसान बनूंगा एट द एंड ऑफ अचीविंग दिस गोल। इसके ऊपर 30 मिनट आपको रोज विचार करना चाहिए कॉन्शियसली। उसके बाद वो ये कहते हैं कि 10 मिनट रोज आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसे बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको 10 मिनट रोज सोचना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट बनूंगा पहले से। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको अपने गोल का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कैसे आप उस गोल में क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उससे आगे क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और लास्टली वो यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको कभी भी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना चाहिए। रीजन, गलत रास्ते से अगर पैसा कमाओगे तो वो पैसा आप गवाओगे। आप अगर वो गलत रास्ते से पैसा कमाते हो तो वो पैसा आप डेफिनेटली एक दिन गवा दोगे। तो इसलिए जो अगर आप शाश्वत संपत्ति चाहते हो, शाश्वत वेल्थ चाहते हो, या आप कोई भी और चीज चाहते हो, वेल्थ के अलावा भी कोई चीज चाहते हो, तो वो भी गलत रास्ते से कभी नहीं कमाओगे। ये आपका संकल्प होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, अन्यथा वो चीज शाश्वत तरीके से आपके पास नहीं है। बाद आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में वो ये बात करते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है, आज की भाषा में हम उसको बोलते हैं एफर्मेशन। ऑटो सजेशन जो है, बिलीव इट और नॉट, नेपोलियन हिल ने लिखा है इस किताब में थिंक एंड ग्रो रिच में इन
सच ओल्ड टाइम्स। 1920 से भी शायद पहले उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ चुका था, ऑटो सजेशन। तो कहीं पे आपको ये नजर आएगा कि न्यू थॉट मूवमेंट जो चल रहा था इन यूएस, उसका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है नेपोलियन हिल के ऊपर, और उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच में इसके बारे में बहुत जगह बात की है। तो ऑटो सजेशन या अफर्मेशन की भी वो यहाँ पे बात करते हैं। बेसिकली आपको जो भी आप चाहते हैं उसको एक सेंटेंस में लिखना है, उसको एक पॉजिटिव भाषा में, अफर्मेटिव भाषा में, यानी कॉन्फिडेंस से भरी हुई, विश्वास से भरी हुई भाषा में और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और रोज कुछ वक्त शांति से बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है, साइलेंस में बैठना है और उस अफर्मेशन को दोहराना है। ऐसा वो कहते हैं कि इसको आपको रोज दोहराना है और फिर इस स्टेटमेंट को, इसी अफर्मेशन को किसी पीस ऑफ पेपर पे लिखना है और ऐसी जगह लगा देना है, चिपका देना है कि जहां पे रोज अनकॉन्शियसली आप उस चीज को देखो। जो है दरवाजे से बाहर निकलते हुए, घर से बाहर निकलते हुए कहीं पे आप लगा दो, या आप अगर शूज पहनते हैं तो वो शू रैक के ऊपर लगा दो, या वॉश बेसिन के यहाँ कहीं पे लगा दो कि रोज सुबह आप वहां पे जाके देख लो। आप जहां से बेड से उठते हैं सामने वाली दीवार पे लगा दो, किसी भी ऐसी जगह पे लगा दो कि जहां पे रोज आपका ध्यान उस स्टेटमेंट पे जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई एम हेल्दी, वेल्दी, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। दिस कैन बी अ काइंड ऑफ अफर्मेशन। और इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं, तमिल तेलुगु में भी लिख सकते हैं। भाषा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आई एम हेल्दी, वेल्दी, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। तो ये अफर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं, लोगों को इनमें से कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। पीपल वांट हेल्थ, वेल्थ, पावर, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए मैं उसको साथ में डाल के आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया। मैंने ये नहीं कहा कि आई वांट टू बिकम, मैंने ये कहा आई एम हेल्दी, वेल्दी, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो सकारात्मक और थोड़े वजनदार शब्द होते हैं, जिसको बोलने से आपको पॉजिटिव महसूस हो। तो इस तरह के आपको अफर्मेशंस बनाने हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं देता हूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में कहा। अब इसमें मुझे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी, वेल्थ से रिलेटेड जो फीलिंग है वो फीलिंग आनी चाहिए। तो ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने बनाया है जिसको मैं रोज आंखें बंद करके कुछ देर, रोज 15 मिनट, आधा घंटा, रोज इसको मैं दोहराऊंगा और इससे मैं अपने आप को प्रोग्राम करूंगा टू अचीव दैट गोल, जो भी मैं अचीव करना चाहता हूं। तो ये है ऑटो सजेशन। रूल नंबर 4 ये कहते हैं वो कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो कोई भी, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, जिस भी गोल से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको ढूंढना है एक ऐसा कोई नॉलेज जो स्पेशलाइज्ड है, दूसरे किसी के पास नहीं है। तो एक्सक्लूसिव नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो ये चीज जो है आपको बेसिकली रिसर्च करना होगा, पता करना होगा कि कैसे इस क्षेत्र से रिलेटेड या मेरे गोल से रिलेटेड क्या स्पेशलाइज्ड, एक्सक्लूसिव, अलग नॉलेज है। और आई थिंक यही सेम चीज मेक योर ओन लक किताब में भी मैंने आपको बताई थी। मेक योर ओन लक के बारे में बुक समरी मैंने बनाई है, मेरे इसी चैनल पे है। आप इस चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मेक योर ओन लक किताब की बुक समरी है, उसमें भी ये प्रिंसिपल दिया गया है। इसकी लिंक मैं डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेसन नंबर 5 वो ये कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस, ऐसा वो कहते हैं। और वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शब्द सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका मतलब आज की भाषा में हम कहते हैं विजुअलाइजेशन आपको करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके लिमिटेशंस है। आज अगर मैं कॉन्शियसली किसी चीज को देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे फिजिकल दायरे में है उसी चीज को मैं कॉन्शियसली देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। लेकिन विजुअलाइजेशन से मैं कल्पना करके किसी भी चीज को महसूस कर सकता हूँ और उसको टच कर सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये एक मसल की तरह है जो डेवलप करना होगा। यानी कि जैसे मैं मसल बनाता हूँ एक्सरसाइज करके, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसी तरीके से विजुअलाइजेशन करने का जो तरीका है, प्रैक्टिस करते करते ही वो आप कर सकते हैं। शुरुआत में इतने आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन विजुअलाइजेशन करते रहिए आपके एंड गोल के बारे में। और एंड गोल के बारे में विजुअलाइजेशन ऐसे करिए एज इफ वो ऑलरेडी आप जी रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि आप कहीं घूमने जाए, आप नॉर्वे घूमना चाहते हैं, या आप जो है कहीं यूएस, यूरोप में कहीं घूमना चाहते हैं, या मालदीव्स में घूमना चाहते हैं, तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप ऑलरेडी वहां पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको अगर आप रोज करते हैं, इमेजिनेशन को रोज इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल इमेजिनेशन जो है वो भी स्ट्रांग होगी। आप ज्यादा इमेजिनेटिव बनोगे और उससे आपका जो दिमाग है वो ज्यादा क्रिएटिवली सोचेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। लेसन नंबर 6 जो है वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी चीज अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करते
करते हैं तो वो चीज सक्सेसफुल होती है। किसी भी चीज को पीरियोडिकली आपको पहले से शेड्यूल करना है, मैं कैसे इस चीज को करने वाला हूँ, कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर आपकी कोई समझ लो कोई प्रोजेक्ट है तो आप किसको टीम में लेंगे, कितने लोगों की टीम होगी, टीम कितने बार मीटिंग करेगी, कब कब मीटिंग करेगी, कितने देर की मीटिंग करेगी, मीटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, हर चीज के बारे में आपको डिटेल में ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करनी है। अगर आप किसी और गोल के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप कोई वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं सपोज, तो वो कब होगी, कैसे होगी, कितने दिन की होगी, कितने देश की होगी, उसमें आप कहां कहां रहेंगे, उसका खर्चा कितना होगा, वो पैसा आपके पास कैसे आएगा, आप अभी से हर महीने कितना सेव करेंगे टू गो फॉर दैट ट्रिप, आपके साथ कितने लोग आएंगे, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से आपके पास मौजूद होना चाहिए। आप लिख लिख कर अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये मेरी पर्सनल टिप है इसमें। तो वो ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में एक्सटेंसिवली यहाँ पर बात करते हैं कि आपके सारे प्लान ऑर्गेनाइज होने चाहिए डिटेल। लेसन नंबर 7 इज डिसीजन मेकिंग। वो कहते हैं कि डिसीजन जो जल्दी बनाता है वही सक्सेसफुल होता है। आपको क्लियर और क्विक डिसीजंस बनाना आना चाहिए और जो लोग ये सीख लेते हैं वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं। और एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर आपको टिके रहना। यू हैव टू बी डिसाइसिव एंड यू हैव टू बी फर्म ऑन योर डिसीजंस, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी आके आपके डिसीजन बदल देता है बड़ी आसानी से, कोई भी डाउट डाल देता है, कोई भी दूसरा प्लान बता देता है और आप बदल लेते हैं अपना डिसीजन, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो डिसीजन है वो सही नहीं हुआ है, आप फर्म नहीं है, आप क्लियर नहीं है, आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है और इसीलिए आप कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कोई ना कोई आके आपको कंफ्यूज कर देगा। मार्केट में कुछ चीज हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई आके आपको कुछ बोल देगा दोस्त, आप बदल जाएंगे, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, आप बदल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कहीं भी नहीं पहुंचे। टू रीच समवेयर यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू स्टे पुट ऑन दैट डिसीजन, ये वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो किसी भी तरीके से ऐसे तरीके ढूंढो, ऐसे तरीके खोजो जिससे आप जल्दी और फर्म डिसीजंस ले सको, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सको, साउंड डिसीजंस ले सको और फिर उसी पे लगे रहो। अगर क्विक डिसीजन मेकिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पे एक वीडियो पहले डाला था, 3 सिंपल वेज ऑफ मेकिंग क्विक डिसीजंस। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेसन नंबर 8 में वो ये कहते हैं परसिस्टेंस। किसी भी चीज को फुलफिल होने के लिए लगता है टाइम और उतना टाइम आपको काम करना ही पड़ता है। वो ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग, मेजोरिटी लोग दुनिया में जो फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, परसिस्टेंट नहीं। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए लगता है टाइम और आपको लगे रहना होगा एवरी डे टू अचीव दैट गोल। तो आपको परसिस्टेंटली लगे रहना है। उसके लिए वो ये कहते हैं कि अभी तक के जितने भी हमारे सारे पॉइंट्स थे, दे लीड अप टू दिस पॉइंट। तो आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तो ये सब कुछ होना चाहिए, ऑर्गेनाइज प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। जब ये सारी चीजें होंगी तभी आप परसिस्टेंट रह पाएंगे, कंसिस्टेंट रह पाएंगे अपने गोल के प्रति। और इसके आगे वो ये कहते हैं सेल्फ रिलायंस, यानी अगर आप दूसरों पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं हर चीज के लिए तो इस तरीके से आप परसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। कहीं ना कहीं आप सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप परसिस्टेंटली उस चीज को कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो फिर आप कभी भी परसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। कल को वो कोई आदमी, आपका एम्प्लॉय अगर नौकरी छोड़ के चला गया तो आप उस पर डिपेंडेंट थे, आपका काम रुक गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। या आप किसी अपने रिलेशन या फ्रेंड या किसी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो कहीं चला गया, आप फिर कंफ्यूज होकर बैठ गए कि अब मैं क्या करूंगा, परसिस्टेंसी खत्म हो गई। तो इस तरीके से परसिस्टेंस आपको कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में वो बता रहे हैं। हैबिट्स, वो कहते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको अपने काम में लगाए रखेंगी, आपके प्लान को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। तो ऐसे कुछ हैबिट्स डाल दो और वो हैबिट्स रोजाना आप करते रहने से ही आप परसिस्टेंट रह पाएंगे। तो कंस्ट्रक्ट सम हैबिट्स व्हिच बिकम योर डेली रिचुअल्स, जिसके वजह से आप अपने गोल पे लगे रहेंगे। अब ये हैबिट डिपेंड्स ऑन योर गोल। जल्दी उठना कैन बी अ हैबिट दैट टेक्स यू टू द गोल। हो सकता है कि रोज कोई मीटिंग करना कैन बी अ हैबिट, कि अपने स्टाफ के साथ आप मीटिंग लो एवरी डे और इस हैबिट की वजह से आपका जो है बिजनेस इंप्रूव हो। आप ये आदत डाल सकते हैं कि हर कुछ महीने में या हर कुछ दिन में आप अपने स्टाफ के साथ बैठते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये भी एक हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका कुछ एक हैबिट होना चाहिए कि आप कब मिलेंगे, आप कब डेट पे जाएंगे, आपकी कोई स्पेशल जगह हो सकती है जहां पे आप सिर्फ आप दोनों जाते हैं। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो बिल्ड हैबिट्स, जो प्रोग्राम्स बन जाते हैं टू मेंटेन योर थिंग्स, योर फ्लो, योर परसिस्टेंस एंड दे लीड अप टू योर गोल। तो बेसिकली ऐसी कुछ आदतें, ऐसी कुछ हैबिट्स, ऐसा कोई शेड्यूल बना लो जिससे आप अपने गोल पे बने रहो, लगे रहो परसिस्टेंटली। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जब आप शुरुआत करो तो आपके अंदर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए गोल के बारे में और एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए। मतलब जिस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है वो सारा जो नॉलेज है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो अगेन बात कर रहे हैं रिसर्च के, कि इतना तगड़ा आपका रिसर्च और नॉलेज होना चाहिए कि उसके बाद जो आपने डिसीजन लिया है वो एकदम कॉन्क्रीट होगा और फिर आप लगे रहेंगे परसिस्टेंटली टिल यू अचीव दैट गोल। तो लेसन नंबर 9 वो ये कहते हैं मास्टर माइंड, द पावर ऑफ मास्टर माइंड। मास्टर माइंड का मतलब वो ये कह रहे हैं कि यू हैव टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज योर मास्टर माइंड। बेसिकली वो ये कह रहे हैं 1 से भले 2, 2 से भले 4 एंड सो ऑन। तो 1 और 1 11 होते हैं। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से ओवर हियर, कि बेसिकली अगर आप अकेले बैठ के सब कुछ सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलती करें। तो आप ऐसे कुछ लाइक माइंडेड अपने जैसे लोगों को ढूंढिए जिनका एक कॉमन गोल हो और आप उन सबको साथ में बिठाकर आप साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, सोच सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, जिससे क्या होगा, सब लोग अपने अपने
इनपुट्स देंगे जिससे आपका डिसीजन और ज्यादा एनरिच होगा, आपका डिसीजन और ज्यादा फर्म होगा, पुख्ता होगा और ज्यादा शार्प होगा, और जिसके वजह से आपका सक्सेस का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट सिनर्जी, कि अकेले अकेले काम मत करो, सबको साथ में लेके एक कॉमन गोल को परसू करो और सब इकट्ठे काम करो, विन विन सिचुएशंस ढूंढो। अब ये जो 2 लेसन है, आपने लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा था, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये भी जो किताब है उसकी समरी वाला वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे डाला है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मास्टरमाइंड, अपने आसपास अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग जिनके कॉमन गोल्स हैं, ऐसे लोगों को लेकर आपको काम करना चाहिए ताकि आप इकट्ठे बैठकर बेटर डिसीजंस लें और बेटर काम कर पाएं। अगला लेसन है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप सेक्सुअल थॉट्स में हमेशा लगे रहते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली सेक्स के बारे में सोचते हैं या ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका ध्यान बार बार जाता है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपकी बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो रही है, आपका माइंड जो है क्रिएटिव नहीं हो रहा है, वो रिपीटेटिव हो रहा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी है सेक्सुअल मॉडरेशन। सेक्सुअल मॉडरेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेंटल क्रिएटिव एबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये जो थॉट है ये आप देखते हैं पतंजलि योग सूत्रों में, जिसका वीडियो भी इस चैनल पे मैंने डाला था, तो उसमें ब्रह्मचर्य की वो बात कर रहे हैं, वो भी सेक्सुअल मॉडरेशन की बात कर रहे हैं। मॉडरेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूट होती है, कन्वर्ट होती है एंड बिकम्स अ क्रिएटिव एनर्जी, जिससे आपको और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। अगला जो लेसन है वो है अबाउट ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो ये अंतर्मन की बात कर रहे हैं कि आपका जो अंतर्मन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा शक्तिशाली है आपके कॉन्शियस माइंड से। तो हम जो कॉन्शियसली कर रहे हैं, कई बार हमारी आदतें, हमारा जो सेल्फ टॉक होता है या हमारा एनवायरमेंट होता है, उसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है, जिसके वजह से फिर हम कॉन्शियसली सही करते हैं फिर भी हम गलत हो जाते हैं, यानी कि हम फिर भी फेल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो, सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो उसको कंट्रोल करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप नेगेटिव चीजें, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, नेगेटिव लोगों की संगत और नेगेटिव आदतें, ये सब अगर आप डालेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। मतलब बाहर से आप सही प्लान लेके जा रहे हो लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में कचरा होने की वजह से आप फेल हो जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि सेल्फ टॉक, एक तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना चाहिए, आप अपने आप से जो कहते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और दिशा देने वाली होनी चाहिए, और आपकी जो आदतें हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इन 2 माध्यमों से वो ये कहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करो टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। आगे वाला जो वो पॉइंट बात कर रहे हैं वो है ब्रेन के बारे में। वो यहाँ पे थोड़ा सा एक पैरानॉर्मल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जैसे एज इफ हमारा ब्रेन, वो ये कहते हैं कि हम अगर अपने आप को सही से प्रोग्राम करें तो एक पॉइंट के बाद हमारा ब्रेन जो है बिना बात किए ही कुछ चीजें दूसरों को कन्वे करना शुरू कर देता है, और कुछ चीजें बिना किसी और ने कहे हम उन चीजों को समझ लेते हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक टेलीपैथिक टाइप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वो ये कहते हैं अगर आपने सही तरीके से, मतलब आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, फेथ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपने ठीक से कंट्रोल कर रखा है और आप लगे हुए हैं एक चीज के ऊपर परसिस्टेंटली, यानी ये सारे पॉइंट्स जो पहले वाले सारे मुद्दे अगर आप कर रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद आपका ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि कुछ चीजें बिना बताए ही सामने वाले को समझ जाती हैं और कुछ चीजें बिना बताए ही सामने वाले की आपको समझ में आ जाती हैं, एंड दैट्स व्हाई यू मेक इंप्रूव्ड डिसीजंस और आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर आप सारी चीजें करते हैं तो आपका ब्रेन जो है एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बन जाता है टू सेंड एंड रिसीव थॉट्स और सेंड एंड रिसीव आइडियाज, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। यानी कि बेसिकली आपकी ब्रेन का जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स उन्होंने पहले ही बताए। तो अगर आप करते रहते हैं तो आपका ब्रेन भी ऑप्टिमाइज हो जाता है, एक अलग ही लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। अगला जो पॉइंट वो बात कर रहे हैं वो है सिक्स्थ सेंस के बारे में। सिक्स्थ सेंस अगेन जो मैंने पहले कहा कि आपका ब्रेन जो है एक तरीके से काम करता है, एक हाई लेवल पे काम करता है, बिल्कुल सिक्स्थ सेंस भी उसी तरीके से वो काम करता है। वो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद अगर आप सही तरीके से अपने आप को प्रोग्राम करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, सारी पहले वाले पॉइंट्स को कवर करते हैं, तो आपका जो माइंड है वो एक तरीके से कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको हंचेस देता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस या हंच, या मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि सिक्स्थ सेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सक्सेस में। कई बार हमें एक गट फीलिंग, एक सिक्स्थ सेंस होता है जिसके वजह से फिर हम कोई चीज करना बदल देते हैं और उससे फायदा हो जाता है। तो हमें हमारी सिक्स्थ सेंस को भी, अपने अंदर की आवाज को भी सुनना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। क्योंकि वो अंदर की आवाज जो है वो कई बार हमें सही दिशा दिखा देती है, कई बार हमें गलती करने से बचा लेती है और हमें फायदे की तरफ लेके जाती है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इसके पहले के सारे लेसन अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो ही आपका सिक्स्थ सेंस सही काम करेगा। अगर आप बैठे बैठे अंदर की आवाज सुनेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज अभी अंदर कचरा भरा हुआ होगा तो अंदर से आवाजें भी गलत ही निकलेगी। तो ये मेरा अपना इसके अंदर एडिशन है थोड़ा सा। तो यहाँ पे सिक्स्थ सेंस, अंदर की आवाज सब सही है, बट अगर पहले के सारे लेसन फॉलो करेंगे तभी अंदर से सही आवाज निकलेगी और फिर आपको उससे फायदा होगा। इसके बाद वो बात कर रहे हैं आउटविटिंग द फियर्स। अब यहाँ पे वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, लिमिटिंग थॉट्स हैं, डर है,
वो निकालना होगा। अगर आपके अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं पैसा कमा नहीं सकता या पैसा बुरा होता है, अमीर लोग जो है बुरे होते हैं, या अमीर होने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा जो है क्रूएल्टी होनी चाहिए, बहुत टेनासिटी होनी चाहिए, लोगों को हरा के आगे जाना होगा, लोगों को कुचल के आगे जाना होगा, ये अगर आपकी फीलिंग है, यानी ये लिमिटिंग बिलीफ्स है, अगर आपके अंदर ये सारे डर हैं कि मैं गरीब हो जाऊंगा या क्या हो जाएगा, कैसा होगा, या कुछ लोगों को सिंगल होने का डर होता है, सिंगल मरने का डर होता है, और इस तरह के बहुत सारे डर होते हैं, अगर आपके मन में डर बैठा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे भूत की तरह ये डर आपके अंदर बैठ जाएंगे और आपकी सक्सेस को रोक देंगे। वो ये कहते हैं किसी भी तरीके से आपको इन डर, जो ये सारे डर हैं, उनको निकालना होगा। वो ये कहते हैं कैसे निकालोगे। बेसिकली डर क्या है? डर एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव बिलीफ है, एक नेगेटिव हैबिट है, एक नेगेटिव जो है आपके अंदर एक आप कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम बन गया, तो उसको चेंज करना होगा। तो जो भी नेगेटिव डर है आपके अंदर, उसको एक पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव बिलीफ से उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि धीरे 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 आप सारे डर से मुक्त हो जाओ और पॉजिटिव ही आपके मन में विचार आए, ताकि फिर आप सक्सेसफुल हो पाए। ये बेसिकली वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये है थिंक एंड ग्रो रिच की हमारी आज की बुक समरी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट यहाँ पे एक लाइक बटन है, वो जब दब जाता है तो बढ़िया एनिमेशन आता है और बहुत ही सुंदर दिखता है, तो लाइक बटन दबा दीजिए फटाफट, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय फ्रेंड्स, और कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाऊं। कौन से बुक्स की समरीज आप जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि इसके बारे में भी हम समरी बना सके। जितने भी किताबों की मैंने बात की उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। थिंक एंड ग्रो रिच विशेष रूप से उस किताब की भी जो है लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनके बारे में मैंने मेंशन किया, उनकी भी सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग माय चैनल, स्टे ट्यून्ड।